शायर नाखिद दाखिल साहब, मोहतरम मीर मकबूल अली गहूर साहब का खैर मकदम करता हूँ, और भाई का शहवार अहमद साहब का भी मैं इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले मैं आइए इस आज के तहनीती जलसा बदले अब्दुल शाह की जानिब से बेबाक साफ़ी मोहतरम एम ए वाजिद साहब का हम यहाँ पर तहनीती जलसा रख रहे हैं। कलाउद्दीन एर साहब सदारत फरमा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर नाज़िम अली साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो एम ए वाजिद साहब की शख्सियत पर अपने ख़यालात का इज़हार करें। डॉक्टर नाज़िम अली साहब। मैं सबसे पहले जनाब कलाउद्दीन नैयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हैदराबाद के माहौल में, अदबी माहौल में याद रफ्तागान के तहत हैदराबाद की उर्दू की मशहूर जो मारूफ शख्सियतें हैं, शोरा हैं, अदीब हैं, उन पर मीडिया प्लेस में ये उनकी शख्सियत और फ़िक्र फ़न पर ये जलसे मुनाकिद करते हैं। ये अच्छी रिवायत है। आज़ादी के बाद तुम देखते हैं कि इस रिवायत को कई लोगों ने भुला दिया था, लेकिन सलाउद्दीन नैयर ने इसका ही अमल में लाया। और दूसरी अहम बात यह है कि सलाउद्दीन नैयर साहब जिंदा परस्त भी है। जिंदा लोगों पे भी ये उनके खिदमात, अदबी कारनामे, सहाफ़ती कारनामे, उन शख्सियत का भी ये जलसे मुनक़िद करते हैं। ये दो रिवायतों का इन्होंने आगाज़ किया है, अहिया किया है, और इसके मौजूद भी हैं ये, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि कोई अदीब, कोई शायर, कोई दानिशवर उर्दू का आज तक ये नहीं सोचा हैदराबाद के माहौल में, अदबी माशरे ने, कि इस तरह की रिवायत को उन्होंने बरक़रार रखा है। हैदराबाद मैंने महसूस किया कि आज से 10 साल पहले मैं ज़िंदा शख्सियतों पे मज़ामीन लेकर अखबारात का रुख किया मैं, तो उन लोगों का जवाब यह था कि नहीं साहब, ये अभी तो ज़िंदा है, हम इनके रहने के बाद इनके मज़ामीन हम छापेंगे। ये सहाफ़त में रिवायत हक़ीक़त है, कई मज़ामीन मेरे छपे भी नहीं। तो मज़बूर शाये करना है तो वो रहने का आना ज़रूरी, अदीब शायर। तो ऐसी फरात में कहा मैं फेस वॉश हूँ मैं, और कई जैसो सहाफ़ी हाँ जी हाँ, मैं लिख कर ले गया था, वापस ला लिया, मकबूल वापस कर दिए वो, यानी हम नहीं छाप सकते। तो इसका जिक्र आप पहली बार करा? नहीं, पहली बार नहीं, अब मौका मिला कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेशक। और ये रिवायतें थी, लेकिन सलाउद्दीन नैयर ने इस रिवायत को तोड़ा। उन्होंने एक फिल्म मन की रिवायत थी, मुज़बिन में तब्दील किया उन्होंने। और मैं अदबी दुनिया की जानिब से, उर्दू दुनिया की जानिब से सलाउद्दीन नैयर का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और हम अहले हैदराबाद भी आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतनी अच्छी अदबी रिवायत को बरक़रार रखा। हज़रात, आज के इस तहनीती मेहमान एम ए वाजिद साहब तो मैं तकरीबन 4-5 साल के अरसे से मैं अदबी जलसों में, अदबी मुशायरों में इनसे मेरी मुलाकात हुई। क्योंकि आदमी को देखने के बाद और उसके रवैया, तर्ज़ अमल को देखने के बाद एक तासुर देखने वालों के ज़हन में मुर्तसिब होता है। तो मैंने महसूस किया, ऐसे तो बहुत से साफ़ियों से मिला मैं, क्योंकि मेरा वर्क पूरा अदबी सहाफ़त पे है। हैदराबाद के बड़े साफ़ियों से मिला मैंने, अख्तर हसन से मिला, अमजद बाग़ी से मिला, और आबिद अली साहब से भी मुलाकात हुई ज़माने में जबकि मैं एमए में पढ़ता था। और 12 महबूब से जिगर सबसे मिला हूँ, लेकिन करीब नहीं गया हूँ, दूर तो देखा हूँ, बातचीत हुई है। हालांकि कई लोग मुख्तलिफ वसीलों से सहाफ़ी को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने देखा सियासी ओहदे देते हैं, जमहूरी ओहदों का ऑफ़र करते हैं, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। तो एक बेबाक सहाफ़ी, एक बेलौस सहाफ़ी की ये खूबियत, ये खूबियाँ हैं कि वो ज़िंदगी भर वो अपने अखबारात के ज़रिए से, वो अपने चैनल के ज़रिए से समाज की, माशरे की, अदब की, ज़बान की बेबाक अंदाज से वो खिदमत अंजाम देते हैं। उस माहौल की एक मिसाल मैंने महसूस किया आज के दौर में, 21वीं सदी में। जनाब एम ए वाजिद साहब को 3-4 साल के दौर में ही मैंने महसूस किया कि ये शख्सियत, ये सहाफ़ी सच का साथ देने वाला है, और चाहे कितने भी दुश्मन बन जाए, कितने भी मुखालिफें बन जाइए, मैं अक्सर देखता हूँ, इनकी तहारीर भी सुनता हूँ मैं, बड़ी बेबाक होती है।
और यकीनन क्योंकि समाज और माशरे की इस्लाह के लिए और समाज और माशरे के जो मसाइल हैं, जो बुराइयां हैं, उसको दूर करने के लिए ये तो कलम के जरिए से काम चल रहा है, अदब के जरिए से काम चल रहा है न कि सहाफ़ी का जो कलम होता है वो तो बड़ा तेज़ो तर्रार होता है और समाज के मसाइल को हल करने के लिए वो बहुत कारगर साबित होता है। तो वाजिद साहब ने ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ के लिंक भेजते हैं मुझको, तो मैंने महसूस किया। और हैदराबाद का जो अनकही अदील माहौल की जो कैफियत है, मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे से उन्होंने अपने पैगाम टीवी में, आप डायरेक्टर भी हैं, और सलाउद्दीन नैयर साहब से इंटरव्यू लेकर जो बातें हैं जो लोग कहते नहीं, सलाउद्दीन नैयर की ज़बान में वो ढीले लोग हैं जो सच का या सामना नहीं करते, सच का इजहार नहीं करते, अपने मुरासलों के जरिए से, मज़ामीन के जरिए से। लेकिन वाजिद साहब ने जैसे क्या है, बिल्कुल ऐसे थे सवालात भी ऐसे कहते हैं कि भाई दिल को चुभते हैं। इंटरव्यू में भी देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ बहुत अच्छे सवालात करते हैं, यकीनन करना भी चाहिए। एक साथी का वही मंतब होता है, वही फर्ज होता है। एम.ए. वाजिद साहब एक बेबाक साथी हैं और अपना मनसब वो खातिर तौर पर अदा कर रहे हैं। पैगाम टीवी के ज़रिए से मुख्तलिफ लिंक भी देखता हूँ मैं, ऐसे ऐसे वाक़यात जो बिल्कुल समाज और माशरे के सामने बल्कि नए नए मौज़ूआत पर जैसे क्या है, इस तरह से तो क्या है वो तो उसकी अक्कासी करते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि क्योंकि मैं एक लैंग्वेज का टीचर हूँ, मैं ज़बान का एक मौलिन हूँ मैं, तो आप जो खबरें पढ़ते हैं वो भी देखा मैं और से सुनता हूँ। वही कोई ज़बान कहता है तो पूरा एक लैंग्वेज टीचर वही होता है। मैं अपने आप को प्रोफेसर नहीं बताता, प्रिंसिपल नहीं बताता, मैं टीचर। तो टीचर क्या करता है, वो लबो लहजा, वो अंदाज, वो अदायगी, वो तलफ़ुज़, तमाम चीज़ों को मैंने गौर किया। तो बड़ी अच्छी जो ये न्यूज़ पढ़ते हैं वो, और बिल्कुल वो सही तलफ़ुज़ के साथ भी वो अदायगी करते हैं। रिश्ते सफ़र, इस तरह के ऐसे अल्फाज एक अच्छा एक तालीम याफ्ता एक स्कॉलर भी अदा नहीं करता। तो बड़े गौर करता हूँ मैं, तो बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े सही तलफ़ुज़ से, फ़हमन अंदाज से जो चाहिए खबरें भी पढ़ते हैं। पूरी आवाज़, क्योंकि आवाज़ पहचान लेता हूँ मैं, तो इस तरह से वो तमाम खबरें भी सुनता हूँ उनके पैगाम टीवी में। यकीनन बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, इसी को जारी रखिए आप। इसका अजर, एक सहाफ़ी की खिदमत का अजर अल्लाह के पास बहुत बड़ा है। साहिब तहनीत के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनको सेहत में रखे और अपने मनसब में, अपने पेशे में इनको कामयाब और कामरान करे। शुक्रिया। आज हमारे लिए बायस फ़ख्र बल्कि खुशी की बात है कि हम एक ऐसे सहाफ़ी की तहनीत पेश कर रहे हैं जो चंद अरसे में अपने सहाफ़ती सफ़र को कामयाबी के साथ तय करते हुए वो मंजिल पाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेबाकी से अपना इजहार ख्याल करते हैं और जो कुछ भी कहते हैं वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु का एक कौल है, जब तुम्हारे दोस्तों की तादाद कम होने लगे, दुश्मनों की तादाद बढ़ने लगे, समझो तुम अजीब हो रहे हो। तो मुझे तो कहना तो बहुत कुछ चाहिए था, क्योंकि मैं भी सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और मेरी सहाफ़त अदबी है, और हमारे वाजिद साहब की सहाफ़त जो है सियासी, अदबी, हर वो रंग की है जो उन्होंने कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उनके जो पैगाम टीवी के हवाले से अक्सर हिंदुस्तान बल्कि हर दुनिया की जो न्यूज़ वगैरह आते हैं वो इंतखाब भी लाजवाब है। जो बात टीवी वाले ऐसे चीज़ों को पेश करने कुतराते हैं और वो बेबाकी से अपने इसको पेश करते हैं और वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका मुझे क्या अंजाम होगा। और यही सहाफ़ी की कामयाबी है, और अल्लाह चाहा तो उनका सफ़र जारी रहेगा। और मैं दुआ गो हूँ कि हमारे जो बहुत सारे मुतालबात है और उनको मनवाने के लिए इनके ज़रिए हमारे को कामयाबी मिलेगी। और खुसूसन उर्दू एकेडमी में जो घपले जो कुछ हो रहे हैं उस पर उनकी नज़र है। वैसे सलाउद्दीन नैयर साहब भी इस बारे में लिखते हैं, मैं भी मुख्तसर लिखता हूँ। उसके बावजूद ये है कि हमारे पास आज भी चंद लोग ऐसे हैं जो
अपने मकसद के लिए सिर्फ गर्दन हिलाने के काबिल है, उनकी आवाज़ बुलंद नहीं होती है। तो अब मुझे ये यकीन हो गया है कि एक ऐसी आवाज़ है जो हमारे तहरीक, जो हमारे जो मुतालबात है उसको मुकम्मल करने में हमारा ताउन करेंगे। शुक्रिया। हिंदुस्तान में सहाफत का मुकाम चौथा है। मैं भी आपको करीब 4-5 साल से जानता हूँ, एम ए वाजिद साहब को, और शायद करीब से देखा उन्हें, सुना भी हूँ। दरअसल वो विगत साथी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता है और आपकी सहाफत के हम भी कायल हैं। आइए इसके बाद एक और मेहमान खुसूसी मेरी मुराद मोहतरम डॉक्टर जहांगीर इरशाद साहब से है कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। बज़्म गुलफ़शां के अरबाब मजाज और ख़ुद अपनी जानिब से जनाब एम ए वाजिद साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वजह तौर पर आज की ये तकरीब जो आरास्ता की गई है, आपकी खिदमत के शायान शान तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ इखलास के साथ पेश की जाए, मैं समझता हूँ कि वो हज़ारों नहीं लाखों पर भारी है। मेरा ईमान व यकीन है कि इखलास 1 लाख पर भारी है। मैं हमेशा इसे कोटेशन के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ जहाँ इखलास है। इसलिए बहैसियत मुसलमान मेरा ईमान है कि जब तक कि इंसान के पास नीयत में, उसकी सोच में इखलास ना हो, मैं समझता हूँ कि वो उसका हर रियाकारी कहलाएगा। जब इस तनाजुर में मैं वाजिद साहब को देखता हूँ तो आप इन तमाम जो मनफी असरात हैं उससे मुबर्रर नजर आते हैं, क्योंकि वाजिद साहब से मैं जो वाकिफ हूँ और मुझे भी जो है पैगाम टीवी में काम करने का मौका मिला। आवाज़ दक्कन एक सिलसिला हमने शुरू किया था, क्योंकि मैंने वाजिद साहब से बता दिया था कि मैं कुछ अपने हैदराबाद दक्कन के हवाले से जो यहाँ का जो माहौल है, अदबी रिवायात हैं, इस तनाजुर में कुछ नया पेश करने का इरादा रखता हूँ। तो आपने मुझे इसकी आज़ादी दे रखी थी और मुझे जो भी मौका मिला मैं बहुत ही क्या कहें, ईमानदारी और आज़ादाना खुद मुख्तारी के साथ उस प्रोग्राम को पेश कर सका। ये आपका बड़प्पन और आपकी फराबी है। इसके अलावा भी देखिए आप, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है, आज जिस हॉल में, माइकश हॉल में आपकी तहनीती तकरीब पेश की जा रही है, चूँकि आपके बरादरी मुअज़्ज़म जनाब सलीम साहिब साहब एक बहुत ही अच्छे शायर रहे हैं और आपने साहिबजादा माइकश हैदराबादी साहब पर PhD किया है। तो देखिए आप छोटे भाई हैं और तहकीक आपके बड़े भाई साहब ने अंजाम दी। तो ये भी एक हुस्न इम्तिजाज कहिए, कोइंसिडेंस जिसे कहा जाता है। तो सलीम साहब तो हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन वाजिद साहब अपने बड़े भाई सलीम साहब की जो नज़रियात हैं, जो अदबी ख़यालात हैं, तफक्कुरात हैं, उसको जारी रखे हुए हैं। और जहाँ तक कि बहसियत सहाफ़ी मैंने आपको जाना, आप बहुत ही बबान के दौल अपने ख़यालात का इजहार करते हैं बगैर किसी लाग लपेट के, और ये नहीं सोचते कि कुछ अल्फाज की अदा करने से उनका बहुत कुछ नुकसान हो भी सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक सहाफ़ी जो अपने सर की आंखों से जो देखे और अपने कानों से जो सुने, उसके बाद ज़मीर की आवाज़ पर जो तज्ज़िया करे, मैं समझता हूँ कि वही मेरी नज़र में सहाफ़ी कहलाने का मुस्तहिक़ है। इसलिए कि बुनियादी तौर पर पेशे सहाफ़त से मेरी भी वाबस्तगी रही है, बल्कि आज भी जुज़वी तौर पर वाबस्ता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एम ए वाजिद साहब में ये तमाम सिफ़ात बदरजे अतम मौजूद है, इसलिए कि सहाफ़त नाम ही है बग़ैर किसी लाग लपेट के हक़ाइक़ को बयान किया जाए। अगर इसमें आपकी अपनी राय आ जाती है तो वो सहाफ़त नहीं कुछ और कहलाती है। और सहाफ़त का बुनियादी काम है हुकूमत और आवाम के दरमियान एक राबिता या पुल का काम अंजाम दे। आज सहाफ़त देखिए क्या कहें, अजीब अजीब नामों से जानी जा रही है। कोई कह रहा है गोदी मीडिया, कोई कह रहा है ज़र्द सहाफ़त, कोई कह रहा है एलो जर्नलिज्म, कोई कुछ। तो देखिए आप, पहले जो सहाफ़त के जो अक़दार, जो एथिक्स हुआ करते थे, आज उसका पूरा मनफी असर अवाम के जहनों में जो है बिल्कुल मुरतब हो रहा है और लोग
صحافت کے نام سے ہی جو ہے بالکل اٹھ چکے ہیں. اعتبار، یقین، اعتماد تمام ختم ہو گئی تمام چیزیں، اس لیے کہ وہ اصول، وہ ایتھکس باقی نہیں ہے. صحافت غنیمت ہے کہ آج چونکہ موبائل یا موجو یعنی موبائل جرنلزم کا دورہ ہے، اور لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار آ گیا ہے کہ اس کے ذریعے اپنی آواز پہنچا رہے ہیں زمین کے وساطت سے، زمین کے حوالے سے اپنی آواز کو دبنے نہیں دے رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہے. آج بھی ہمارے درمیان ایسے کئی صحافی ہیں قومی منظر نامے کے حوالے سے، ابھیشا شرما سے لے کر رویش کمار ملے، اور آپ کے ساچی جوشی یا اجیت انجم، ایسے کئی صحافی ملیں گے آپ کو. عارفہ خانم شیروانی نظر آئیں گی دوائر کے حوالے سے، اور ایسے بہت سارے صحافی ملیں گے. اور حیدرآباد میں ایسے ہمارے یہاں پر آج بھی ہیں، لیکن ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، محدود وسائل ہیں. لیکن ان صحافیوں میں واجد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی ایک آواز، اپنا ایک مزاج، اپنا ایک توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ہم آپ کے برابر ساتھ ہیں واجد صاحب، اس لیے کہ دیکھیے کوئی پہل کریں. میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں بھی اس طرح کا جو ہے ماحول ایک سوال نظریات کے تحت فروغ پانا چاہیے. بے شک ہم تہذیب و تمدن کے متوالے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری جو شناخت ہے وقت اور حالات کے تناظر میں کہیں دھندلاتی جا رہی ہے، مبہم ہماری سوچ و فکر، ہماری شناخت نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حفاظت اور اس امانت کے ہم کو امین بننا ہے. تو بڑی امیدیں وابستہ ہیں واجد صاحب سے، اور یقین ہے آپ اس اپنے سفر کو بڑی تندہی سے اور بہت ہی جمع قدمی، ثابت قدمی کے ساتھ جاری رکھیں گے. اور میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا. دعا ہے آپ یوں ہی مسکراتے رہیں، دعا ہے آپ یوں ہی مسکراتے رہیں، اپنے فن کی داد پاتے رہیں. بے حد شکریہ. آئیے کچھ فریدہ بنتا ہے کہ آج کے نوشا بے باک صحافی محترم ایم اے واجد، پیغام ٹی وی ڈائریکٹر کی شال پوشی اور گلپوشی، حیدرآباد کے سینئر شاعر حضرت گلوشا کے سرپرست اعلیٰ محترم صلاح الدین ایئر صاحب سے اعتماد کرتا ہوں کہ وہ شال پوشی اور گلپوشی فرمائے. مشتبہ فہیم صاحب گلپوشی فرمائے. ڈاکٹر جہانگیر صاحب گلپوشی فرمائے. نہیں وہ بالکل ایسی مانگ غلط طرف چلے جا رہی ہے. وہ چل رہا یہ تمام لوگ ہر ماہ ملتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اب باری باری سب کا نام لے کر بات کو شروع کرنا شاید غلط ہوگا اور وقت بھی زیادہ ہوگا. تو شروع کرتے ہیں. آج مجھے تہنیت پیش کی گئی بزم گل افشاں کی جانب سے. میں ہمیشہ کہتا رہا کہ اردو دنیا میں ناانصافی ہو رہی ہے. میں نے اپنے لیے نہیں کہا، میں نے ان لوگوں کے لیے کہا جو کسی چیز کے حقدار ہیں، کسی انعام کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. میں نے نیئر صاحب کے لیے کہا، یہ کہا کہ انعام کے حقدار نیئر صاحب تھے، انہیں نہیں دیا گیا. میں نے کہا جہانگیر احساس صاحب اس ایوارڈ کے حقدار تھے، انہیں نہیں دیا گیا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوانگی میں یہ آدمی بڑبڑاتا رہتا ہے، بیمار ہے اور کچھ بھی بولتا رہتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. میں جب چھوٹا سا تھا
स्कूल में जाता था, उर्दू मीडियम में पढ़ता था, तो जिस तरह नाजिम साहब ने पिछले महीने कहा था कि हमारे जो असातिज़ा थे वो गैर मुस्लिम थे, मेरे साथ भी यही मामला था। तो हमें सिखाया गया तर्क को तुर्क बोलना। हमने बोला, सीखा, कई चीजें हैं, कई अल्फाज हैं जिन्हें हमने गलत बोला। आज भी वो अल्फाज जबान पे आ ही जाते हैं और गलत अंदाज से आते हैं। लेकिन जब से मैंने उर्दू दोस्तों के साथ अपना वक्त गुजारा, तब से अपनी गलतियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। और ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, कई अल्फाज गलत भी निकल जाते हैं, तो उसको मैं दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ। नैयर साहब के साथ जब कभी होता हूँ तो उनसे पूछता हूँ इसको किस तरह बोला जाए। तो ये सब चीजें हैं। मेरी जिंदगी जो गुजरी है वो सिर्फ चंद लोगों को मेरी जिंदगी के बारे में मालूम है, बहुत से लोग मुझे नहीं जानते। मैंने अपनी जिंदगी को बहुत जल्दी खर्च करने की कोशिश की है। तकरीबन 2026 तक दुनिया का सफर करते हुए फिर वापस आ गया। वहां से मेरा सहाफत का सिलसिला शुरू हुआ 2006 के बाद से। आज 2026 है, तकरीबन 20 साल हो गए होंगे। तो वक्त गुजरता रहा, मैंने लोगों से सीखा बहुत है, और मेरे भाई सलीम साहिल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। नैयर साहब और गुलफशां की जानिब से मुझे तहनीत पेश की गई, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे नाजिम साहब और जहांगीर असद साहब ने मेरे लिए जो कलमात कहे हैं उनके लिए भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप लोगों से रुखसत लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आइए कदर जलता मोहतरम मकाम राज करने वाले आपका शायर सलाउद्दीन नैयर साहब से समाप्त करता हूँ। साहब महफिल कामयाब तरीन सहाफी, मोतबर शख्सियत, सच्चाई के अरबदार और हर मामले में मर्दानगी का इजहार करने वाली शख्सियत, ये आज के साहिब महफिल है। मैं कुछ बुनियादी बातें करना चाहूँगा। नए शहर में आप जानते हैं कि राजा रफ्तार के नाम से तकरीबन 2 साल 2.5 साल से वहां बैठक हो रही है, और अब तक 120 शख्सियतों पर हमने जलसे मुनस्सब किए हैं, उनका इशारा किया है और उनके बारे में साबित किया है। तशकील अजवर जाहिर करती है हमारे इदारा में शायद लोग के और माली मुदीर है। हम अदबी मामलात में हम ख्याल हैं और हम कोशिश करते हैं कि उम्दगी के साथ पुरानी तहजीब और नए हालात को साथ रखते हुए बेहतर से बेहतर काम हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि मीडिया प्रेस में और आज माली में शख्सियतों का ताल्लुक रखते हैं, और यहाँ मैंने इनको मशवरा दिया कि नहीं ये ठीक है कि वहाँ औलाद माली के बारे में बताया। जिंदा शख्सियतें जो हैं, जिंदा शख्सियतें बहुत कारगर शख्सियतें हैं, उनके बारे में भी जानना होना चाहिए। उन्होंने मेरी बात पसंद की और इसी तरह शुरू किया। तो हर महीना हो रहा है, आप यहाँ भी हो रहा है। तो आज की जो महफिल है बहुत ही सच्चाई का बतौता मोतबर जी के पास सियासी अदबी शख्सियत जनाब वाजिद साहब पैगाम टीवी के
کہ یہ تحریک کی جگہ ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ ایسی شخصیتیں جو در پردہ رہتی ہے، شہرت اور خود نمائش سے دور رہتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسی شخصیتوں کا ہم میں نے مشورہ دیا تشکیل چنانچہ آج جو انتخاب انہوں نے کیا بہت صحیح کیا ہے۔ اس سے پہلے اجلاس میں تھے اور ان کے بعد بھی اور شخصیتیں ان کے ذہن میں وہ ہر مزہ ہوتا ہے، ہر مزہ انشاءاللہ ہوتا ہے۔ واجہ صاحب سے میں معافی یہ بات ہی معلوم ہے کہ میرے دوست سلیم صاحب جو چھوٹے بھائی، ایک دن کی بات ہے کہ اچانک وہ اپنے کار میں میرے مکان پر آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ شیورنگ چاہیے وہاں آپ کے لیے بھی ہوگا۔ میں جہاں گیا وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں ڈاکٹر جائیے ساتھ اچھے فرمان تھے اور انہوں نے تقریباً 1 گھنٹہ کا بتائی دیا میری پیدائش سے، پیدائشی مقام سے، ابتدائی تعلیم سے اور آج تک بتدریج جو میں نے اپنی پریشان بنائی وہ تھوڑا تقریباً 1 گھنٹہ میں دی۔ میں حال میں اتفاق سے پھر دیکھا تو اس کے یاد آ بہت ساری باتیں مجھے یاد آئی۔ یہ ساری کوشش واجہ صاحب کی، انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ شخصیتوں کے ایک تعلق کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، انہوں نے کیا۔ اس کے بعد سے میرے مناظر بڑھنے لگے واجہ صاحب سے، اور میں نے دیکھا کہ وہ دیانتدار صحافی ہیں، جرأت مرد ہے اور ایسے مرد ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں، خالی بنائے ہوئے مرد نہیں، انہیں ضرورت ہے، اس میں حوصلہ ہے سچ بولنے میں۔ دیکھیے جو سچ بولتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور انہوں نے دیکھو آج تک بھی دیکھیے، آج کی تقریر میں آپ نے وہی ڈبل درجہ، وہی انداز، وہی طریقے کا انہوں نے مطلب نہیں، اس لیے وہ سچائی کا لمبا پار ہے، وہ سچ بولنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو گمراہ ہیں ہماری محفلوں میں، جو کچھ رمائی کے لیے بڑے بڑے نام کے ساتھ، ایک شاعر ہمارے دوست جملے میں ہوتے اپنے نام کے ساتھ مخدوم اوارڈ کھیلا کرتے، یہاں سہیل عظیم صاحب بہت سارے مشاعروں کی وہاں آپ مداوت کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ میرے نام سے پہلے وہ مخدوم اوارڈ کہیے۔ صلاح الدین نہیں کو حکومت نے راج کے لیے جو پرمیشن تھا حکومت نے کی، کسی ادارے نے نہیں، لیکن آج تک نہ تو میں نے خواہش کیا اور کسی نے یہ کاغذ راج کے لیے صلاح الدین، یہ ضروری نہیں، میرا نام کافی ہے، میں جو کچھ لکھ رہا ہوں میری پہچان کافی ہے، کوئی ضروری یہ اضافی جو نام ہے مخدوم اوارڈ دیجیے، یہ بہت ہی چھوٹا ہے، چھوٹے کو کرتے ہیں، لکھوا دیا اپنے نام کے ساتھ اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں۔ اور اس پہ چڑھے لوگ بہت ایسے جانتے تشریف فرما ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ میرا نام ایک بات ہے تو دلچسپ محبوب نگر کے ایک شاعر تھے سلیم عابدی، سلیم عابدی صاحب کا یہ حال تھا، بہت اچھے شاعر تھے، وہ اتفاق سے محنت کر کے PhD ہو محبوب نگر کی مشاعرہ، اب وہاں ناظم و مشاعرہ سلیم عابدی اناؤنسمنٹ کیا پھر سلیم عابدی، اس کے بعد خیال کیا تھا انہوں نے میرے پاس میں PhD کیے ڈاکٹر سلیم عابدی کھڑے ہو گئے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ لوگ کس انداز کے مطلب سلیم عابدی کافی ہے، اب ان کے بعد مرزا غالب کہتے ہیں کافی ہے، کہنا کافی ہے، وہ جو اعزازات ملے ہیں اس کا اعزاز نہیں ہوتا۔ اور حیدرآباد میں بڑے بڑے شاعر چاہے صدیقی ہیں، مخدوم وحید صاحب ہے، سلیمان علی بھائی سے اور بھی اساتذہ، کبھی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اضافہ نہیں کیا، اس کو پسند بھی نہیں کیا، انہوں نے خواہش بھی نہیں کی۔ بہرحال یہ ایسے لوگ جو خود نمائی سے گریز کرتے ہیں اور اپنی پہچان کے لیے جو نئے نئے طریقے وہ انتہائی مضمون بن کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو نازی کا مشاہدہ رہتے ہیں، نازی ادبی اجلاس رہتے ہیں۔ میں اس تمہیدی لفظوں کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا انٹرویو تقریباً 1 گھنٹے کا دعوی احساس مل گیا، واقعی نہیں تھا۔ انہوں نے بعد میں کہا سلیم صاحب کے بھائی ہے چھوٹے،
सलीम साहब मुझसे जूनियर बहुत, मुझे बहुत पवित्र लगता, उनका इंतकाल हुआ, मुझे बहुत अफसोस था, और एक बहुत बड़ा अच्छा उन्होंने किया, ये बहुत बड़ा अच्छा किया था उन्होंने। और मेरे बाद बातचीत करने को क्या, मेरे पास से बजट जाहिर था इंतकाल होना, मुझे बड़ा अफसोस था। बहरहाल आज की जो महफिल मुनक़िद की गई है, ये यकीनन मेरा मशवरा है, लेकिन सारी कोशिश सच्ची बन होती। मैंने कहा कि भाई नए शहर में मीडिया पुलिस में मनोरंजन के जैसे हो रहे बड़ी बड़ी शख्सियत होगी, तो फिर वो 120-22 के होगा, तो फिर 17 को जलता, फिर 4 का, बहुत बड़े बड़े लोग हमारे साथ रहे। अब नए शहर में उन्होंने शुरू किया है 3-4-6-7 दिन का और भी होगा। बहरहाल आपके जलसे में जिस अंदाज से वाजे साहब के बारे में कहा था, गलत नहीं, बहुत सही कहा, और उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ा सच बोलते। बड़े बड़े लोग था जो अपने आप को टोलेबाज समझते, उन्होंने उनको झुका दिया, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों या गैर गवर्नमेंट के लोग हों, चाहे वो तहसीबी लोग हो या गैर तहसीबी लोग हो, वो कभी भगवान सच बोलते। देखिए आप, जो शख्स ईमानदार है, शेयरों तक जिंदगी के छोड़िए, उसका हवाला देता हूँ, निजी जिंदगी में वो क्या है, जब शेयर दुनिया दुख की दुनिया में है तो आपकी जरूरत होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और मैंने देखा कि दौरे हाजिर मेरे इस वक्त जो मौजूद है, इस वक्त वाजे साहब मुझे बहुत पसंद है, इसलिए वो सच बोलते हैं। आज के जलसे का एहतमाम किया गया है, मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं ये आश करूंगा कि सिलसिला जारी रहे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहे। वाजे साहब में बड़े खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है तो सच बोलते हैं, किसी के पास बड़े बड़े बात कर जैसे रहने का वो उसकी परवाह नहीं करती। यही बात है जो उनकी शख्स की हैसियत शहर के मुंतखब होते हुए लोगों के नजरों में है। अगर से कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा अजीब होने के तबार से मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, इसीलिए कि उनसे अक्सर पहुंचेगा और उनका पैगाम के लिए आप ये इंटरव्यू सुने हैं, उनके पुस्तक पूरा है जिक्र देते, किसी की परवाह नहीं करते। अभी उर्दू एकेडमी करोगे जिक्र क्या मालूम है आपको, लोगों के इधर उधर हो गए, किसी को शायरवादी को ये नहीं मालूम कि सही है ना, ये शायर मुसीबत और कभी जाने हम तरह कोई किताब है उसकी, किसी जलसे में आपने कुछ नहीं चला, उसका 2.5 लाख खजाना वाद किस बुनियाद पर बात आता रहता है कि आप सलाम के लिए क्यों नहीं किया जाए, तुमसे सीनियर मिलना चाहिए। मैंने उनको सरकारी अवार्ड के लाया आज के लिए जी बिल्कुल बहुत ज्यादा। जब नई हुकूमत बनी थी उस वक्त केसीआर साहब ने एक तेलुगु के एक शायर को हमने तो पूरी रियासत में दूसरा मुझे किया, वो सरकारी ऐसा चाहता था, लेकिन ये जो शोध जहरी शब्द जो अगर भी उसमें कैसा किया गया तो बाहर है चलता रहा, लेकिन इससे हम तो एहतियात करना चाहिए, कहीं गलत हो रहा है। मैंने कहा ना मुझे बहुत पैसा दी, मैं भी थोड़े महाराज में, लेकिन वो इस न्याय के शायर ने उनको मुझे भाई बात समझ किया, जबकि कुछ और शायरों को लिया जा सकता था। उर्दू की जो कारनामे है, हकीकत ये है कि उनके जो मुशावर जो लोग शहीद रहते हैं, जो मशवरा देते हैं, वो आसपास नहीं मालूम है कौन है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के नाम मालूम है। वो पूरे ऐसे है कि ये कफन पोश है, कफन पोश हमें मसलत कपड़े पहनता, वो वहां फसादी कैसे है, ये और जलाली कमाली सुतम पे वो भी चाहिए फसादा। ऐसे 2-3 ऐसे जो अदबी जराइम पेशा है वो लोग उर्दू एकेडमी के आसपास है। ये जो अदबी वजीर इनसे अदब के शायरों की नुकसान पहुंचे, बहुत सारी किताबों के अलावा समझ भी रहता है। महाराज ये सिलसिला चल रहा है, इसको रोकने वाले मुझे दिखाई नहीं देते, 1-2 लोग है ऐसे, और उन तमाम में सच बोलने वाले में जरूरत से बात करने वाले पैगाम टीवी के हमारे मैंने वाजे साहब ने देखा था, उन्हें अच्छी तरह से तरीफ भी की गई बात नहीं। बहरहाल ये जो जलसा हुआ मुझे बेहद खुशी है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दृष्टि गाइड सेक्रेटरी डायरेक्टर मुदीर है, वो मेरा साथ
اور میری خواہش پر انہوں نے نئے شہر میں, یہاں پرانی شہر میں, انہوں نے مطلب لحاظ شخصیت کو شروع کیا. یہ چوتھا پاسا جاتا ہے اور یہ سلسلہ ہے. میں زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے, سبھی آپ لوگ جانتے ہیں اور وہ بات بھی جانتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ تمام بینیفٹ آپ جانتے ہیں. اس کے بعد ایسے لوگ میں جو حیدرآباد کی شہر 50 سالہ بینک سے ان کو سب معلوم ہے کہاں صحیح وغیرہ کہاں غلط پتا. ابھی وہ یہ خبر پڑا زندہ جلال حیدرآباد کیا دیکھی کسی نے بتایا تھی کتاب اخبار میں. اخباروں کو یہ حال ہے کہ کبھی تحقیق نہیں کرتے کیا صحیح نہ. زندہ جلال حیدرآباد کے بانیوں میں مصطفیٰ کمال کا نام ان کو وجود نہیں تھا. زندہ جلال کے بانیوں میں مصطفیٰ حسین, بھارت چند کھنہ, حمایت اللہ, صلاح الدین نیت, ناصر کربی اور ایک حفیظ کو وہ پاکستان کے یہ 6 لوگ ہیں بانی. مصطفیٰ کمال کا نام حضرت تھے. مصطفیٰ کمال 2 سال کے بعد ہے زندہ جلال میں آنے کے بعد شگوفہ نکالی, شگوفہ بھی 2 سال میں نکالی. بات یہ جو جھوٹی خبریں آ رہی ہیں اس کو ہم کو پہلی چیز یہ اخبار والوں نے کیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جیسے آئی جی کی طرف ایڈیٹنگ نہیں کرتے. پہلے کیا تھا دیکھا جاتا ہے یہ کیا چھپنا چاہیے کیا ہے. ایک دفعہ جو بھاشا کرا تو بھائی وہ بھائی حسین جگر کہا جگہ کی جہاز تھی یا بات جو نے حساب بھی تھے کٹ کر کے میرے بولے کیا ہے نہیں بولے نہیں میرے کیا ہے جگر میں کیا ہوگا. ارے وہی تم نے کام کیا جو میرے سے اہم تھے. میں ان سے پوچھے لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں کے سوال کے لیے جگہ کے لحاظ سے اہم لمبی خبر دیتے ہیں. آپ ایک لمبی خبر ایک سفر کی دیتے ہیں وہ خبر عموماً کیا میرے چھپنے کے قابل ہے. اخبار اپنی صفحات کی گنجائش کے لحاظ سے ایڈیٹنگ کرتا ہے, ایڈیٹر کٹنگ کر کے اور صفحات پہلے طریقہ تھا. آپ ایسا نہیں آج جو بھی ہے ایک صاحب سے خبر دے دوں میری اماں میری شادی کرا دو یہ طرح کی طرح دیکھ جائے شاعر ہے ہمارا. ارے سارے نکال لیجیے آ گئے ایک ایسا لیجیے آ گئے سارے نکال پیسے. وہ ایک شاعر ہے آپ جانتے ہیں بڑے بڑے کو حوالہ کرتے ہیں 17-18 کی گڑیا ہے کیا ہے آج اخبار ہمارے پاس ایڈیٹنگ کرنے والے کرنا چاہیے. آپ یہ کیا چھپ رہا ہے معلوم ان کو خود نہیں معلوم, ان کو خود نہیں معلوم کہ ان کے اخبار میں کیا چھپ رہا ہے. بعض باتیں ایسی کو رہتی ہیں تو اخبار کے مجران کے خلاف ہو بھی سکتا ہے. میں نے کہنا چاہوں گا ہمارے صحافت بھی نظر لانے کے محتاج ہے. جو کام کر رہے ہیں وہ ذمہ دار لوگ نہیں ہے ضرور لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رسمی طور پر ہیں جس کے صحافت کو نقصان پہنچتا ہے. پیغام ٹی وی کے ذریعے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری اور بھی خبریں ادبی ہمارے محترم عزیز میرے پیارے دوست سلیم صاحب بہت عزیز ہیں میرے دوست چھوٹے واجد صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کی ستائش ہونی چاہیے ہر حرکے سے ہونا چاہیے. اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج کے دن پر ان کے یہ نام سے منسوخ کیا گیا اور اچھے بیٹھے دینے کی. بہرحال آپ ذرا خوشی ہوا. میں میرا تو یاد ہے کہ بالکل فوراً کاغذ کا رشتہ ہے صلاح الدین نیت کا میری زندگی کی اچھا برا میرے کام پاکستان میں. بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ حیدرآباد کی جو روایت ہے اس کو ہم کو کمی نہیں کریں. روایتوں سے میں چاہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر زور ہم جاتے ہیں ابھی بڑے بڑے لوگ صاحب الحمد للہ چلا رہے ہیں. ہندوستان کا اردو میں ایک یادانی صاحب ہے 95 سال کی بستر پر پڑے ہوئے صدارت نہیں چھوڑتے بیٹھے ہوئے. ابوال کلام آزاد انسٹیٹیوٹ پورا نے ڈالا بڑے لوگوں نے وہ بالکل سویا ہوا جاوید کمال ہے بالکل وہ مینا بازار بڑھاتے ہیں ان کے جلسے میں خواتین جانے کرتی ہیں. مینا بازار بڑھاتے ہیں ان کے جلسے میں کتنا جائے جبکہ ان کے بعد شادیوں میں مرد اچھے ناظرین میں بشارہ خواتین وہ خواتین کو دیکھ کر وہ ان خواتین کو دیکھنے کے لیے 2 طریق کو نام لگانا چاہ رہا ہے جن کی عمر 90 سے اوپر وہ فقط ان خواتین کو دیکھنے کے لیے بیٹھے. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہ خواتین جو محفل کے رونق نہیں ہوتی ان کے شوہر ان کا سسرال وہ 4 گھنٹے کافی باہر نہیں بچوں کو چھوڑ کے شوہر کو جیسے حوالے کرتی ہے وہ پیشاب پیخانہ وہ اس کی جگہ
वो इसलिए है कि उसकी बीवी जो एक बार तनख्वाह होती है वो ज्यादा होती है। 1 लाख ये कमाता तो तुम्हें 12-13 हजार क्या करता 14 नहीं, और कमाता अपने बच्चों को लेकर बढ़ता आ रहा है। तो ये जो हमारे पास जो मछली मुआशरा है, खवातीन को जो महकमों में लाना बुरा नहीं है, वो जमाना चलेगा। डॉक्टर दीना नाथ सैयद जाफर को न्याय खवातीन आप महज तशहीर के लिए, शख्सी तशहीर के लिए ये जो आ रहे हैं खवातीन की दौलात वो गलत है। मैंने देखा है कि एक नादी में एक शख्स ऐसा होती है कि जब अपनी महफिल जो है खवातीन को जमा करते हैं कॉलेज के लेक्चर छोड़ना, उस महफिल में अपने घर की जब बहू रहती है, बीवी रहती है, बेटी वो है घर में रहते हैं उसका। दूसरों के बहू बेटियों को मस्जिद में लाते हैं, 5 मिनट आते हैं उनके साथ, और 2-3 बच्चों बूढ़े हैं नफों से वो बराबर लाजिम है, उनके लिए करती है सोचता हूँ। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा हम अदबी महफिल में ऐसा ही करते हैं जैसे होते हैं। क्यों आप तहजीब रिवायत से गुरेज करते हैं? क्या डॉक्टर जोर के जमाने में, अभी गुलाम साहब के जमाने में, आबिद अली खान के जमाने में सत्संग मस्जिदें होती थी? हम दरअसल उनका दर्शन कर रहे हैं, उस रोशनी के हम परछाएं किरने आए। हमको एक बुजुर्गों की तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ हर शख्स अपने अंदाज से करता है, बता रहा हर शख्स अपने अंदाज से, कोई रोक नहीं है। और हमारे पास तालीम मिल जाएगा तो बैठे रहते, जलसे में तकलीफ होती तो बैठे, बुनियादी बात कुछ कहना चाहता ही और वो कह रहा तो गुजर करते। बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है, हमको बहुत करना चाहिए, नहीं करना। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ कि आज की महफिल वाले साहब के नाम से भी, वाले साहब को ज्यादा वाकिफ ने कहा, सलीम साहब से वाकिफ, उन्होंने कहा कि मेरे भाई, और जब से उनसे मेरे बाबा से मैं शनासाई हुई, मैं उनके काम से बेहद खुश हूँ और मैं चाहूंगा कि जिस तरह हज 2026 की रजिस्ट्रेशन का हो गया है आगाज। हिंदुस्तान भर में मकबूल इदारा वजारत अक़लियती उमूर से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके सफर को बनाए आसान। बुकिंग जारी है। नॉन शिफ्टिंग पैकेज के अलावा कैटेगरी ए और डी के जरिए रख्ते सफर बांधने की दी गई है सहूलत। मुकम्मल पैकेजेस की जानकारी के लिए मुलाकात करें। फोन पर भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, ट्विन सिटी कॉम्प्लेक्स, JN रोड, एबिट्स, हैदराबाद। मुक़द्दस फरीज़ा और आसान तरीक़ा, रिश्ता भरोसे का। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स।